Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अच्छा, लास्ट टाइम तुम लोगों को मेरी शायरी पसंद आई थी ना, तो एक और हो जाए. यू नो द ड्रिल बाय नाउ. इरशाद इरशाद बोलने का है. तो अर्ज क्या है? फ्रॉम बार्टर टू बिटकॉइन इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव. फ्रॉम बार्टर टू बिटकॉइन इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव. बिफोर वी मूव ऑन विद आवर फाइनल वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया यादव. और चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना आखिरी वीडियो इन द सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मनी. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ये जाना कि गोल्ड कॉइन से बैंक नोट्स पे ह्यूमन सिविलाइजेशन क्यों शिफ्ट हो गया और ये सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के मेजर इश्यूज क्या थे. हमने ये सब भी समझा. क्या आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा? अरे यार, जल्दी से जाओ वो वीडियो देख के आओ, मैं अभी भी इधर ही हूँ. तो बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि पेपर मनी के और भी क्या फ्लॉज थे विद सम हिस्टोरिक रेफरेंसेस. प्रॉब्लम्स बीइंग रिजॉल्व्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स सच एज बिटकॉइन, and we shall also try to understand whether crypto is the future of finance and the modern day economy. इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे अफ्रीका में एक्स्ट्रा ग्लास बीड्स की प्रोडक्शन की वजह से उन ग्लास बीड्स की वैल्यू कम हो गई थी. इतनी कम कि पीपल प्लंज्ड इनटू पॉवर्टी एंड दैट मनी वाज टर्म्ड एज स्लेव मनी. अच्छा, तो बच्चों, लास्ट एपिसोड में हमने ये भी समझा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट से ज़्यादा मॉनेटरी इम्पैक्ट था. ड्यूरिंग दिस वॉर द इन्वॉल्व्ड गवर्नमेंट्स हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर सेंट्रल बैंक्स एंड देयरफॉर हर गवर्नमेंट अपने गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा अमाउंट के बैंक नोट्स प्रिंट करने लगे एंड हेंस केम इन इन्फ्लेशन. ऑल्दो इससे उस करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी, पर लोगों को ये समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा. गवर्नमेंट्स ने पूरे सिस्टम को इस तरह सेंट्रलाइज कर दिया था कि अब पूरे नेशन की वैल्यू उसके गोल्ड रिजर्व्स पर नहीं बल्कि उसके सारे सिटीजन्स की वेल्थ के बराबर हो गई थी. और बस फिर उसके बाद क्या था? इन्फ्लेशन बिकेम द न्यू नॉर्मल फॉर एवरीवन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. पर फिर कुछ सालों बाद हुआ वर्ल्ड वॉर 2. ये एक हिस्टोरिकली मेजर इवेंट था जिसके बाद एक ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया. वर्ल्ड वॉर 2 के जो विक्टोरियस नेशंस थे अलॉन्ग विद देयर एलाइज कंडक्टेड अ मीटिंग और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि यूएस डॉलर को एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी की तरह यूज किया जाए. इसका मतलब ये था कि अब गोल्ड वाज नो लॉन्गर बैकिंग द पेपर मनी. अब लोग यूएस डॉलर को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने वाले थे. अब हर करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जा रहा था एट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. इस सिचुएशन में दूसरे कंट्रीज के पास एज अ सिक्योरिटी बस यही था कि the money that they had to give to the Central Bank of USA was convertible to gold at a fixed rate. जितना amount of gold तब के टाइम पर $35 पर अवेलेबल था, वो आज के टाइम पर $1,500 का हो चुका है. But this process was unstable. इसको establish करने के लिए IMF, which is International Monetary Fund, को establish किया गया. So basically जब भी डॉलर के prices impact होते फॉर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रीजंस, वैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होने लगती बिकॉज द एंटायर सिस्टम वाज सेंट्रली डिपेंडेंट ऑन द यूएस डॉलर. बट 1968 में कंट्रीज रियलाइज्ड कि ये प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज हैं. डॉलर की वैल्यू टाइम के साथ डिप्रिशिएट हो रही थी क्योंकि नेचुरली उसकी सप्लाई बढ़ रही थी. फ्रांस ने 1968 में यूएस से टन्स ऑफ गोल्ड मंगवाया, फॉलोड बाय जर्मनी. इस प्रोसेस के फ्लॉज अब अपैरेंट होने लगे थे. दिस वाज द रीज़न वाई गोल्ड स्टैंडर्ड वाज अबॉलिश्ड इन 1971. इससे डॉलर की परचेसिंग पावर में बहुत बड़ी गिरावट आई और इन्फ्लेशन और बढ़ गया. इस सिचुएशन की वजह से मल्टीपल मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस का इशू अराइज हुआ. अब हर कंट्री की डिफरेंट करेंसी थी और हर करेंसी का डिफरेंट वैल्यू था कंपेयर टू ईच अदर.
दिस लेड टू द बर्थ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दिक्कत ये थी कि अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस 2 स्टेप में होने के बजाय मल्टीपल स्टेप्स में होने लगे। कंफ्यूजन? कोई बात नहीं। मान लो आपको यूरोप में बैठे किसी आदमी के सामान को खरीदना है और आप उसको फिर INR में पेमेंट करना चाहते हो, पर उसको अपने सामान के बदले यूरो ही चाहिए। तो पहले आपको अपने इंडियन रुपी को यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे और फिर आप वो सामान खरीद पाओगे। बट ब्रो, इन्हीं कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए तो मनी या एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाया गया था, राइट? एग्जैक्टली, इट सीम्स लाइक वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जो बिजनेसेस पहले इजीली कंडक्ट किए जा रहे थे वो अफेक्ट होने लगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दिस फॉरेन एक्सचेंज रेट वैल्यूएशन। क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देयर हैव बीन 50 occurrences ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है जब गुड्स के प्राइसेस रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबली बढ़ जाते हैं बाय मोर देन 50%। अब आप बोलोगे ये तो नॉर्मल है। नो ब्रो, इट बिकेम नॉर्मल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। बिफोर दैट ये सिर्फ एक ही बार हुआ था। अब आप पूछोगे इसमें आपका नुकसान क्या है? वेल, मान लो आपने बहुत सारा सेविंग किया, ढेर सारे पैसे बचाए दिन रात काम करके, पर हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से उतने अमाउंट की वैल्यू 50% से भी ज्यादा डेप्रीशिएट ही हो गई है क्योंकि चीजों के दाम 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब अब आपका वो 100 रुपीज का नोट 100 जैसा दिखता तो है पर उसकी वैल्यू 50 रुपीज की जितनी ही हो गई है। तो हुआ ना आपका लॉस। जिम्बाब्वे, हंगरी, वेनेजुएला ऐसे कंट्रीज में हाइपर इन्फ्लेशन की न्यूज तो आपने सुनी ही होगी। इस सेंट्रलाइज सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब अगर गवर्नमेंट फेल्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी एंड स्टार्ट्स इन्फ्लेटिंग इट, पूरी सिस्टम कोलैप्स कर सकती है और की भी है इन द पास्ट। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी इसी का इंडिकेटर था। मैंने बोला था मम्मी पापा को कि बैंकर मत बनवाओ यार, इंजीनियर बनवा दो, कोई सुनता नहीं है मेरी। हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए जो कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता हो और इन्हीं सारे फंडामेंटल्स को जोड़कर बनाया गया है बिटकॉइन। बट बिटकॉइन वाज़न्ट द फर्स्ट वन। अगर आप क्लोजली देखोगे, एवरी टेक्नोलॉजी हैज लेड अस क्लोजर टू मनी or any form of exchange. Metallurgy as a technology brought us closer to physical form of money such as metal coins. Internet के बाद foreign exchange became easier and now is the era of blockchain, the technology driving Bitcoin, Ethereum and many such crypto assets. अच्छा, मान लो आपको दुकान से एक पैकेट दूध खरीदना है। आप दुकानदार को कैश देते हो और पैकेट परचेज कर लेते हो। इस प्रोसेस से आपका ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कैश या कार्ड की हेल्प से पे करने के लिए दोनों पार्टी को फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई और मीन्स ऑफ पेमेंट यूज करते हो जैसे इंटरनेट बैंकिंग या यूजिंग अदर पेमेंट एप्स, आपको थर्ड पार्टीज पर डिपेंड करना पड़ेगा एंड नॉट फॉरगेटिंग द फीस यू हैव टू पे टू अवेल दी सर्विसेज। ये इस सिस्टम का काफी बड़ा ड्रॉबैक है। बिटकॉइन इन्हीं सारे इश्यूज को सॉल्व करता है, मगर उससे पहले क्या आपको पता है कि पहला क्रिप्टो एसेट कब बनाया गया था? वेल, इट वाज लॉन्ग बिफोर 2009 एंड द लॉन्च ऑफ बिटकॉइन। पहला क्रिप्टो एसेट था ई कैश, जिसको डिजी कैश नाम के कंपनी ने 1990 में डेवलप किया था। ऑल्दो ये कंपनी 1998 में बैंकरप्ट हो गई थी, पर इसने सक्सेसफुली क्रिप्टो एसेट का फाउंडेशन रख दिया था। 1996 में आया ई गोल्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी गोल्ड के पोजेशन से टाई किया गया था। इस डिजिटल करेंसी से यूजर्स गोल्ड ओनरशिप वेबसाइट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते थे, पर इससे काफी ज्यादा फ्रॉड होने लगे। 1998 में निक साबो ने लॉन्च किया बिट गोल्ड। इस एसेट का कॉन्सेप्ट मॉडर्न डे बिटकॉइन से काफी ज्यादा सिमिलर था। ऐसे और भी कई डिजिटल एसेट्स बनाए गए जैसे हैश कैश, बी मनी एटसेट्रा, बट इन सब में सक्सेसफुल डिजिटल एसेट रहा बिटकॉइन। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर बिटकॉइन क्या है ये समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिटकॉइन कैसे पेपर मनी और सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर रहा है। बिटकॉइन से पहले किसी भी तरह के डिजिटल पेमेंट को कंडक्ट करने के लिए एक इंटरमीडियरी पार्टी की ज़रूरत पड़ती थी, और जब भी आप कोई चीज़ डिजिटली भेज रहे हों, आप बेसिकली उसके एक कॉपी भेज रहे होते हैं।
क्योंकि डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को एंडलेसली प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी वजह से डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम अराइज हुई, इसीलिए एक इंटरमीडियरी पार्टी की ज़रूरत पड़ती थी। थर्ड पार्टी ये इंश्योर करता था कि पेयर इज ट्रू टू इट्स पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन भी वेरीफाई करता था। ये पूरा सिस्टम ट्रस्ट पर चलता था until बिटकॉइन was invented। पर ये तो अच्छी बात है ना, कोई इंश्योर कर रहा है कि हमारा पैसा सही सलामत है भी या नहीं। इट्स नॉट एक्चुअली नेसेसरी। ट्रांजैक्शन में थर्ड पार्टी का होना इज़ अ ड्रॉबैक इन इटसेल्फ। ये थर्ड पार्टी एक पॉइंट ऑफ फेलियर की तरह बिहेव कर सकती है। What if it gets hacked or there are any technical challenges? तब भी आप अपने पैसे को कैसे एक्सेस कर पाओगे? दूसरे फैक्टर्स हैं गवर्नमेंट बैन्स एंड कॉन्फिस्केशन। अगर कल गवर्नमेंट ने आपके बैंक को बैन कर दिया तो आपके पैसे का क्या होगा? और तीसरा रीज़न है फ्रॉड। लक्ष्मी चिट फंड से कुछ याद आया? तो इन तीनों वीडियोस के बाद आई एम श्योर आपको ये काफ़ी क्लियरली समझ आ चुका होगा कि मनी यानी पैसा यानी एक स्टोर ऑफ वैल्यू काम कैसे करता है। पैसे का फॉर्म कोई भी हो, चाहे वो रॉक्स हो, सीशेल्स हो या पेपर मनी हो, इन सब में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हैं जो इनकी स्टोर ऑफ वैल्यू बनाती हैं। ये स्टोर ऑफ वैल्यू जितना पीयर टू पीयर और डिस्ट्रीब्यूटेड हो उतना फेल प्रूफ होता है। बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो एसेट्स इन्हीं सारे फंडामेंटल्स को डिजिटली कंबाइन करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। क्या ये फाइनेंस का फ्यूचर है? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। पर बिटकॉइन में वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी एसेट को एक स्टोर ऑफ वैल्यू बनाने में हेल्प करती हैं। और ये हम नहीं कह रहे, अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हिस्ट्री कह रही है ये। तो बस इसी के साथ हमारा हिस्ट्री ऑफ मनी सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। वी होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि वी डेफिनेटली लर्नड अ लॉट वाइल मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के थ्रू हमने बस आपको पैसे और मनी के हिस्ट्री के बारे में एजुकेट किया है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और जाओ यार अपने इन्वेस्टर्स और नॉन इन्वेस्टर्स फ्रेंड के साथ ये शेयर करो, क्योंकि पैसे के बारे में तो सबको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर ऐसे ही वीडियोज़ और सीरीज़ आपको और देखने हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.